नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार हम सोल थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर भी आप कह सकते हैं, दोनों सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस के, खासकर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, कि ये सदाबहार होने वाला है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में पूछा ही जाता है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको भी बताए हैं, इससे पहले के जितने भी टॉपिक हमने अभी आपको पढ़ाए थे फर्स्ट पार्ट में, वो भी कुछ ऐसा टॉपिक था जो आप क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ा है, लेकिन छोटे से शब्दों में पढ़ा है, छोटी मात्रा में पढ़ा है। लेकिन अब बात कॉलेज की है, तो आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका विस्तारित रूप पढ़ना है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। तो देखिए, सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस, और इस बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। न्यू सिलेबस इस बार के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें ऑलरेडी हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो हमारा पहला चैप्टर था, इसको मैंने समाप्त कर दिया है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं 8 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में बनाऊं तो ये काफी लंबा और बड़ा हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में भी परेशानी होगा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ाया, औपनिवेशिकरण के बारे में पढ़ाया, कैसे हमारे भारत में औपनिवेशिक शासन रहा इसके बारे में भी पढ़ाया। लोकतंत्र के आयाम के बारे में पढ़ाया कि पहले तो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इसके आयाम, प्रोसेस, स्टेप क्या थे, सामाजिक आयाम क्या था, आर्थिक आयाम क्या था, राजनीतिक आयाम क्या था। इन तीनों को डिटेल्स में मैंने आपको समझाया। इसके अलावा इस चैप्टर का पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो है तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रता पश्चात, मतलब आजादी के बाद 1947 के बाद भारतीय राजनीति को आकार देने वाला कार्य, मतलब ऐसे ऐसे कौन से काम थे जो भारत के राजनीति को आकार प्रदान कर रहे थे। क्योंकि हमारा देश जो था ना, वो स्थापित नहीं था। अंग्रेजों के जस्ट जाने के बाद बहुत सारे कामों को करना पड़ा, बहुत सारे नेताओं ने अपना दिमाग लगाया, तब जाके हमारे भारत की जो राजनीति है वो एस्टेब्लिश्ड हो पाई, मतलब कि एक तरीके से प्रोसेस में आ पाया, स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया। तो ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में कवर कर रखा है और उसके वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि आपको इन चैप्टर के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स है ना, वो समझ में आ जाए। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 के आप एक बार टॉपिक को बड़े गौर से देखिए। संघवाद पढ़ना है, जो ऑलरेडी आपने पिछले कई क्लासों से पढ़ते आए हैं। गठबंधन पढ़ना है, इसके अलावा राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो चैप्टर 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हम आपके साथ सबसे पहला टॉपिक शेयर करेंगे वो है संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, किन किन देशों में है, भारत के अलावा और भी तो बहुत सारे देश हैं। इतने सारे देशों में किन किन देशों के अंदर संघवाद की व्यवस्था है। हालांकि हम सारे देशों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण देशों की चर्चा जरूर करेंगे जिसमें संघवाद है, संघवाद व्यवस्था चलती है। तो संघवाद के बाद हम फिर गठबंधन में बात करेंगे, फिर राजनीतिक दल के बारे में बात करेंगे और भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पार्ट 2 का वीडियो है, इसमें आपको सेकेंड चैप्टर के ये चारों पॉइंट्स को मैं आप सभी को समझाऊंगा और ये सेकेंड पार्ट होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 के संघवाद से, कि संघवाद क्या है, क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके आयाम क्या है, इसकी खामियां क्या क्या है, किन किन देशों में संघवाद है। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने संघवाद के बारे में पढ़ा है, वो संघवाद को सिर्फ जाना है कि संघवाद ऐसा होता है, कैसा होता है। एक दो देश का नाम भी जानते होंगे जिसमें संघवाद होगा, लेकिन कॉलेज की बातें चल रही है। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहां पे आपको जानकारी विस्तार में जानना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संघवाद, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट संघवाद से, कि संघवाद क्या है, किसे कहते हैं, संघवाद से क्या समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको संघवाद को समझा देता हूं कि संघवाद होता क्या है। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक राजनीति करने का तरीका। हमारे भारत में राजनीति प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल है, क्योंकि हमारे भारत में 1885 में जब हमारे भारत में पहली कोई राजनीतिक दल बना था, उसका नाम था कांग्रेस, जो 1885 में बना था। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, लोगों ने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मुख्य रूप से इनके परिवारवाद के नेता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का निर्माण नहीं किया। कांग्रेस का निर्माण 1885 में अंग्रेज के एक रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा किया गया था और शुरुआत में ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं थी। इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं था, ये लोगों का भला करने के लिए पार्टी बनाया गया था। लेकिन आगे चल के जैसे ये भारत के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आया तो इसे पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। तो मैं यहाँ पे संघवाद, ये टॉपिक हमारा हालांकि समझने के लिए था, हम यहाँ पे प्रॉपर संघवाद को समझेंगे। यह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य या प्रांतों के बीच किया जाता है। हमारे भारत में आपको पता है क्या होता है कि द्विस्तर पे सरकार चलता है, एक तो राज्य स्तरीय, एक केंद्र स्तरीय। अब राज्य स्तरीय में क्या होता है कि राज्य की जो सरकार होती है वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार की बात कर लूं तो बिहार में एक राज्य सरकार है जो अपने राज्य के अंदर के सभी कार्यों को करने का उत्तरदायित्व लेता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे भारत का जो केंद्र सरकार है उसकी नजर बिहार पे नहीं होती है, उसकी नजर भी बिहार पे होती है। और कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार जो है एक बार केंद्र सरकार से राय मशवरा जरूर लेता है। या कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें केंद्र सरकार अलग काम करता है, राज्य सरकार अलग काम करता है, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें दोनों मिलकर काम करता है, जिसे हम समवर्ती कहते हैं। मतलब दोनों का मिला जुला काम जो होता है वो समवर्ती में आता है। तो यहाँ पे जो संघवाद है वो हमें ये बताता है कि जिस देश में संघवाद होगा उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होती है। यहाँ पे देखिए शक्ति का विभाजन जो है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्ति का जो बंटवारा होता है वो राज्यों और प्रांतों के बीच में किया जाता है। इस व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। किस व्यवस्था में? संघवाद की व्यवस्था में। कौन करता है? राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। क्या करता है? इनको अपने अपने कार्यों में ईमानदारी दिखानी होती है। अब नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब नीतीश कुमार का क्या काम है? नीतीश कुमार का काम है कि वो अपने राज्य के अंदर जल की आपूर्ति करे, स्वास्थ्य की देखभाल करे, पढ़ाई की देखभाल करे, लोगों के नौकरी का बंदोबस्त करे। इसका यह मतलब है कि वो अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन केंद्र सरकार भी उस राज्य के लिए जवाबदेह है। क्योंकि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि में आपने दो जनप्रतिनिधि देखा है, एक विधायक लेवल के होते हैं, एक सांसद लेवल के होते हैं। जो विधायक लेवल के होते हैं वो अपने राज्य के सरकार का चुनाव करते हैं जिसमें मुख्यमंत्री आते हैं। जो केंद्र के लेवल के होते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद कहते हैं। वो क्या करते हैं? देश की सरकार का चुनाव करते हैं और वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से फ्री, मतलब उनके पास कोई दबाव नहीं है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। संघवाद का मुख्य उद्देश्य ही है। संघवाद अगर है तो इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सत्ता का केंद्रीकरण न हो और क्षेत्रीय सरकारों को स्वायत्तता मिल सके। ये नहीं कि एक के हाथ में पावर चला गया, अब नरेंद्र मोदी जो करेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अगर एक आदमी के हाथ में अगर सत्ता चली गई, सरकार चली गई, पावर चली गई तो क्या होगा? वो तानाशाह हो जाएगा। और फिर आपने अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश का हाल देख रहे हो ना, क्या हुआ है। तो बांग्लादेश की कहानी तो मैंने कई बार पढ़ा रखा है। पूर्वी पाकिस्तान जो था उसे बांग्लादेश के रूप में निर्माण किया गया। वहां की अवामी लीग पार्टी थी जिसके मुख्य रूप से मुखिया शेख मुजब्बिर रहमान थे, जिनको वहां के पहले राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। लेकिन आज के हालत में आप देख रहे हो कि अभी क्या हुआ है कि वहां की जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है उनको देश से निकाल दिया गया है, सैनिक व्यवस्था ले आई गई है और वहां के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं का वहां पे हाल बेहाल किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनके साथ बदतमीजियां की जा रही है। उनके घरों में घुस के उनको आग लगाया जा रहा है। यहां तक खबर आ रहा है, मैं जब न्यूज देख रहा होता था तो उसमें दिखाया गया उनकी बहु बेटियों के इज्जत लूटे जा रहे हैं, घरों में आग लगाया जा रहा है, खून किया जा रहा है। तो ये हालत है। तो ये क्या है? पावर जो है, जो शक्ति है, अब वो वहां मिलिट्री के हाथ में चला गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अक्सर देखा गया जब पहली बार शेख मुजब्बिर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान का नेता
के रूप में बनाया गया, फिर आप कह सकते हैं देश का सर्वे सर्वा बनाया गया, तो कुछ ही दिन बाद वहां पे तख्ता पलट हुआ। सैनिकों ने शेख मुजब्बिर रहमान के पूरे फैमिली को मार दिया। जिस देश के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिक क्या सुरक्षित होंगे। और ये पहली घटना नहीं है, अभी तक वर्तमान समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कई बार सैनिकों द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई है और छोटी छोटी तख्ता पलटें हुई भी है, जिसमें सैनिक जो है उस देश पर हावी होना चाहता है। जैसे कि पाकिस्तान में कोई कह सकता है क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे वहां ठेंगा है। वहां की सरकारों को, वहां के जनता को कौन चलाता है? वहां का मिलिट्री चलाता है, आर्मी चलाता है। ऐसा ही कुछ हाल अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो यही बात सुनिश्चित करना है कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, एक हाथ में वो पावर ना जाए, और क्षेत्रीय जो सरकार होती है, जो राज्य के सरकार होते हैं, जो प्रांत के सरकार होते हैं, उनको स्वायत्तता दी जानी चाहिए, उनको आजादी दी जानी चाहिए कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए बेहतर कामों को कर सके। तो ये पूरा संघवाद का कंसेप्ट था। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संघवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं। क्या क्या अच्छी बातें हैं संघवाद में। अगर आपको संघवाद के बारे में ही पढ़ना है तो संघवाद की कुछ विशेषताओं को भी तो जानना जरूरी है। क्या क्या खासियत है संघवाद के बारे में। तो सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता का मतलब पावर का विभाजन। किसी एक हाथ में पावर नहीं होता, किसी एक हाथ में कंट्रोल नहीं होता, उसका बंटवारा होता है अलग अलग हाथों में। हमारे यहाँ सफाई मंत्री अलग हैं, शिक्षा मंत्री अलग हैं, स्वास्थ्य मंत्री अलग हैं, सड़क परिवहन मंत्री अलग हैं, टैक्स मंत्री अलग हैं, प्रधानमंत्री अलग हैं, मुख्यमंत्री अलग है। तो ये क्या है? ये पावर का बंटवारा है। एक हाथ में अगर हम कहेंगे अब मोदी जी ही सब करेंगे, तो मोदी जी तो ऐसे ही सब कुछ नहीं हो पाएगा ना एक बार में। और वो अकेला व्यक्ति पूरे देश के इतने करोड़ जनसंख्या को कैसे हैंडल करेगा? इसलिए तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, बंटवारा जरूरी है। तो सत्ता का विभाजन होता है। संघवाद की सबसे पहली विशेषता में सत्ता का विभाजन है, बंटवारा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है, बिल्कुल क्लियर कट। विधायक अपने राज्य की सरकार को चुनेगा, सांसद पूरे देश के सरकार को चुनेगा, और इन दोनों का काम अलग अलग है। राज्य की सरकार है अपने राज्य के लिए उत्तरदायी है, केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए उत्तरदायी है। तो सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है। संविधान में यह स्पष्ट भी किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा पूरा देश चलता है, चाहे वो मोदी की सरकार हो या राहुल बाबा की सरकार हो। सरकार किसी की हो, चलना उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल, नियम, कानून, नीति, इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो स्पष्ट होता है हमारे संविधान से कि कौन से विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कौन से राज्य के। ये हमारा संविधान स्पष्ट करके बता चुका है कि जो सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, जो केंद्र की सरकारें हैं, तो केंद्र का काम कहां तक है, राज्य का काम कहां तक है। ये नहीं कि केंद्र जो है वो बार बार उंगली कर रहा है राज्य को, ना भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर। और राज्य जो है उंगली कर रहा है, भाई तू केंद्र में ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। ना 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 ना, काम बटा हुआ है। और काम बांटा किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, कि भाई राज्य ये काम करेगा, केंद्र ये काम करेगा, और दोनों एक दूसरे को उंगलीबाजी नहीं करेगा। हालांकि केंद्र के पास ज्यादा पावर है, वो पावरफुल है, वो राज्य के कामों में दखल अंदाजी कर सकता है। ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन काम स्पष्ट रूप से बटा हुआ है कि भाई आपका आपका अपना डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट के अंदर सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है। तो सत्ता का विभाजन इसकी पहली विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो हम दूसरी विशेषता को देख लेते हैं, जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संघवादी व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है। जितने भी देशों के अंदर संघवाद है, साफ साफ जाहिर है कि लिखित संविधान होना चाहिए, दिखना चाहिए कौन सा नियम, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा कानून, कौन सी अनुसूची कहां मौजूद है। ऐसा नहीं कि जुबान पे बोल दिया हाँ संघवाद है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पता है नहीं, दिस डेट में चल रहा है, सरकार जुबान से चल रहा है, बातें हवा में जा रही है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। संघवादी व्यवस्था में एक लिखित संविधान का होना आवश्यक है, जो कि भारत में है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत में ही है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा कि केंद्र क्या काम करेगा,
राज्य क्या काम करेगा, दोनों मिलकर कौन कौन से मुद्दे पे काम करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं स्वास्थ्य शिक्षा जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। और पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था इन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये संविधान निर्धारण करता है कि केंद्र का काम क्या है, राज्य का काम क्या है, और लिखित है। कोई ये नहीं कि हवाबाजी मुंह से बोल दिए, कभी कोई सरकार आया तो मुंह से हवाबाजी करके चला गया, कभी कोई सरकार आया तो मुंह से हवाबाजी करके चला गया। हवाबाजी वाला काम नहीं है, ये लिखित संविधान होना चाहिए। जो देश संघवाद को फॉलो करता है या संघवाद है उसके पास लिखित संविधान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा संवैधानिकता। ध्यान से समझिएगा, संघवादी व्यवस्था में संविधान का पालन अनिवार्य होता है। देखिए संविधान कहने को तो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी था, लेकिन आज के समय में आप क्या देख रहे हैं कि बांग्लादेश त्राहिमाम कर रहा है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। वहां पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट लोगों ने त्राहिमाम मचा रखा है। अगर आप शक्ल देख ले तो ये मौलाना मौलवी जैसे इतने इतने बूढ़े लोग कौन से क्लास के बच्चे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान का हाल पता ही है, आए दिन खबर आती रहती है, टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, पानी नहीं है, ये है वो है, दिस है डेट है। तो संविधान होना और संविधान को फॉलो करना दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन संघवादी व्यवस्था में संविधान का पालन अनिवार्य है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो नियम है, जो नीति है, जो कानून है, वो उस देश के सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुकेश अंबानी हो, टाटा बिरला हो, रतन टाटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करता है, सभी के लिए कानून एक जैसा है। प्रॉपर सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि इनको स्वायत्ता दी जाएगी, ये कश्मीर नहीं है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है कि अधिक से अधिक स्वायत्ता दे दी जाए। नहीं, सबके लिए नियम कानून बराबर होगा। और किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकते। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए प्रश्न आपका यहां से तैयार होता है, यदि कोई भी दिस डैट करोगे, कोई भी गलत काम करेगा, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, न्यायपालिका तुरंत हस्तक्षेप करेगा। और आपने कई सारे अभी एग्जाम्पल मैं आपको गिनवा सकता हूं जिसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है। अभी आपने कांड देखा था सिक्किम वाला, मणिपुर वाला, क्या हुआ जब देखा गया कि सरकार नहीं संभाल पा रही है, राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, तुरंत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लिए। भाई क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस? अगर नहीं संभल रहा है तो बताओ मुझे। 15 दिन के अंदर जवाब चाहिए सीधा सरकार को, केंद्र के सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 दिन के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरे हाथों में होगा। और जब मैं अपने हाथों में ले लूंगा तो वहां पे लगा दूंगा क्या, इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। फिर ये पुलिस वाला नहीं बोलेगा, फिर आर्मी बोलेगा। और आपको पता है कि हमारे देश के आर्मी कैसे बोलते हैं, बोलते ही नहीं है ना। दिक्कत की बात यह है कि वो बोलते ही नहीं है, ना बोलने देते हैं। जब तक आप बोलोगे बोलोगे तब तक ठाए 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 मार देंगे, गोली हो जाएगी, बात खत्म। पुलिस वाले तो पूछेंगे, हाँ भैया आपके पास धन दौलत है तो आप आइए, कुर्सी पे बैठिए, आपका स्वागत है, चाय मंगवाओ, कॉफी मंगवाओ। आर्मी वाला का ये सीन नहीं है, हाँ आपने गलती की, ठाए, बस बात खत्म। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपसे हिंसा नहीं संभलती है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप बताओ 15 दिन के अंदर ये फाइल बना के दो मुझे, 15 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के टेबल पे चाहिए। और अगर इसमें मुझे कोई भी गलती दिखी तो वहां की सरकार को निलंबित कर दी जाएगी, चाहे वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो। बीजेपी की ही सरकार थी, उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के कंट्रोल अपने अंदर लूंगा और फिर 2 दिन में सारे दंगे खत्म। तो यही है, संघवादी व्यवस्था में संविधान का पालन अनिवार्य है और किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, वो अपने कंट्रोल में उन मुद्दों को ले सकती है। ये सब मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं, ये सब मैं आपको संघवाद की विशेषता के बारे में बता रहा हूं, उसकी खूबियों के बारे में बता रहा हूं। अब मैं आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विशेषता में ही पढ़ना है, क्या, स्वायत्ता, आजादी, पहले से ज्यादा आजादी। संघवादी व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्ता मिलती है। राज्य मतलब प्रांत, क्योंकि हमारे भारत देश में केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। और ये दोनों पॉइंटों को आपने सही तरीके से पहले से पढ़ रखा, और जो अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी अभी समझाया है, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। स्वायत्ता जो है वो संघवाद की तीसरी और चौथी व्यवस्था मतलब विशेषता में आता है। इसमें क्या होता है, संघवादी व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्ता मिलता है, आजादी मिलता है कि आप अपने राज्य के लिए अच्छे से अच्छे काम को करें, ताकि वो अपनी क्षेत्र की
जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या है, राज्य है। राजस्थान क्या राज्य, ऐसे राज्यों की संख्या हमारे भारत में तो बहुत सारी है। तो वो अपने क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकताओं के अनुसार शासन कर सके। उनके क्षेत्र में पानी की कमी है, पानी की पूर्ति करेंगे, स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, स्कूल, कॉलेज, दिस दैट कर सकते हैं। इसकी स्वायत्ता संघवादी सरकार में राज्यों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संघवाद की व्यवस्था लागू है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि मैं आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताऊंगा जिसमें वर्तमान समय में संघवाद व्यवस्था है। इसमें आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, इसमें आपको बांग्लादेश नहीं मिलेगा, खासकर इसमें आपको इस्लामिक कंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री है, देखिए मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर आप जानकारी एकत्रित करते हो, रिसर्च करते हो, सर्च करते हो कहीं भी, तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसमें आपको संविधान नहीं मिलेगा, लोकतंत्र नहीं मिलेगा, संघवाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग फॉलो कहां करते हैं, इनका अपना अलग कानून है, ये इस्लामिक कानून से चलते हैं। इनका जो मौलवी, मौलाना, मुल्ले, ये सब जो होते हैं ना, ये जो कानून बनाते हैं ये इसके हिसाब से चलते हैं। बुर्का पहनो, 12-15 बच्चे पैदा करो, स्कूल कॉलेज मत जाओ, क्या क्या और दिस डैट बहुत सारा, मैं तो खैर उतना नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये सब कानून वो मानते हैं। लेकिन भारत की बात कर ले तो यहाँ पे संघवाद है, अमेरिका की बात कर ले संघवाद है, कनाडा की बात कर ले संघवाद है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले संघवाद को फॉलो करते हैं। तो आप जानते हो कि अभी के समय में इन देशों की स्थिति क्या है, टॉप कंट्रीज में आते हैं। हमारा भारत टॉप कंट्रीज में आता है, अमेरिका भी आता है, कनाडा भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो इन देशों में संघवाद की व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था का उदाहरण, भारत जो है वो संघीय व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हमारे भारत में संघीय व्यवस्था है। कुछ विषय केंद्र अधिकार जो है वो विषय केंद्र के अधिकार में आते हैं, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे काम है जो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे रक्षा की बात हो, पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका है, केंद्र सरकार का। अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं तो विदेश नीति भी राज्य सरकार के क्षेत्र सीमा में नहीं आता। विदेशों के साथ कोई वार्तालाप हो, कहीं कोई मीटिंग करना हो, कोई अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर बैठ के बातें करनी हो, तो वो सब केंद्र सरकार के अंदर आता है, आपने अक्सर देखा है। इसके अलावा कुछ जो क्षेत्र है, कुछ जो विषय पॉइंट है, वो राज्य अधिकार में आते हैं, राज्य के अधिकारों में आता है। जैसे पुलिस, कृषि। अब कृषि के ऊपर काम करना है तो राज्य अपने हिसाब से काम करेगा। पुलिस, आपको पता है हर राज्य का अपना अपना एक पुलिस होता है, वो पुलिस के हिसाब से अपना देख लेगा। लेकिन मिलिट्री नहीं, आर्मी नहीं, एयरफोर्स नहीं, जल सेना नहीं, थल सेना नहीं, वो सब ऊपर का केंद्र सरकार के हाथ में है भाई। और कुछ विषयों पर दोनों का अधिकार होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि समवर्ती सूची जो है उसमें दोनों का अधिकार होता है। शिक्षा, वन, शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेगा। वन, जंगल के ऊपर दोनों काम करेगा, नदियों के ऊपर दोनों मिलकर काम करेगा। तो ऐसे ही अधिकार क्षेत्र जो है वो इनके बटे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संघवाद के प्रकार। अभी तक आपने संघवाद को समझा, संघवाद की विशेषताओं को समझा। अब हम संघवाद के प्रकार को देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो संघवाद के प्रकार में आता है वो है सहकारी संघवाद। अब सहकारी संघवाद क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य करती है। याद रखिएगा, सहकारी संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ मिलकर काम करती है। दोनों स्तर की सरकारें साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय और सहयोग करती है। इस प्रकार के संघवाद में राज्यों की सहभागिता और केंद्र की सहायता से योजनाएं, नीतियों का क्रियान्वयन होता है। और भारत में हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब समझिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों काम करती है। राज्य सरकार इसमें केंद्र सरकार की सहायता करती है और अपने क्षेत्र में ऐसे नीति, ऐसे नियम, ऐसे योजनाओं को लाती है जिससे उस जगह रहने वाले व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। और हाल के समय में, अभी के समय में
ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं इसके उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है, जो संघवाद के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि राज्यों को केंद्र सरकार की सहायता से कई प्रकार की योजनाएं मिलती है, कई प्रकार के आवंटन योजनाएं की जाती है, जिससे उनके क्षेत्र में इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जब दोनों मिलकर एक साथ काम करती है, कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो इसे हम सहकारी संघवाद के नाम से जानते हैं। स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। अब ये क्या है, तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन यहां बढ़ जाता है। जब हम प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की बात करेंगे, प्रकार की बात कर रहे हैं और ये दूसरा प्रकार है, तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है कि मैं आगे तो मैं आगे, मैं ज्यादा तो मैं ज्यादा, मैं शक्तिशाली तो मैं शक्तिशाली, मेरा काम अच्छा तो मेरा काम अच्छा। और राज्य एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि इसमें राज्य जो है, जो प्रांतीय सरकार है, वो अच्छा प्रदर्शन करके आगे निकलने का कोशिश करता है। यह प्रतिस्पर्धा विकास को लेके हो सकता है, निवेश को लेके हो सकता है, प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में हो सकती है। यह संघवाद का एक ऐसा रूप है जो राज्यों को अपनी नीतियों और योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से राज्य जो है अपने नियम नीति को बेहतर बनाता है। आज भी आप देख लो ना कि भारत में तो कई सारे राज्य हैं, लेकिन क्या सारे राज्य जो हैं वो एक जैसे हैं? दिल्ली को देख लो, बिहार को देख लो, मुंबई को देख लो, उत्तर प्रदेश को देख लो, इन सभी में काफी अंतर है। कहीं पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा आमदनी का स्रोत बन चुका है, और कुछ राज्य जो हैं वो आज भी बहुत पीछे है। प्रतिस्पर्धा तो कर रहे हैं, अपने आप को कंपटीशन में ला रहे हैं, लेकिन वो आगे अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में राज्य अक्सर कंपटीशन में होते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, दूसरे राज्यों से खुद को आगे निकालने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दोहरी संघवाद। ये तीसरा प्रकार है संघवाद में। दोहरी संघवाद क्या है? इस मॉडल में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका काम ये है, आप ये करो, आपका काम ये है, आप ये करो। मतलब केंद्र का काम जो है वो केंद्र करेगा, राज्य का काम जो है वो राज्य करेगा। दोनों के काम आपस में बटे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। उनको कोई रोका टोकी नहीं करेगा, कोई उंगलीबाजी नहीं करेगा। जो केंद्र का काम है वो केंद्र करेगा, जो राज्य का काम है वो राज्य करेगा, और उनके अधिकार क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही मैंने आपको बोला, कोई उनको रोक टोक नहीं करेगा। यह मॉडल अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है। पूंजीवाद वाले जो मॉडल्स वाले देश है ना, उनमें आपको दोहरी संघवाद देखने को मिलेगा। इनमें इनको स्वतंत्रता होती है कि आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो करना चाहो कर सकते हो, अपने राज्यों को और बेहतर बनाओ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संघवाद का महत्व। तो सबसे पहले तो मैं आपको पीछे के कुछ स्लाइडों में लेके चलता हूं। शुरुआत से एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि हमने शुरुआत कहां से किया था। हमने शुरुआत किया था संघवाद से, कि संघवाद किसे कहते हैं। तो मैंने आपको संघवाद के बारे में पूरे डिटेल्स में समझाया, आपको यहाँ पे संघवाद के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले स्लाइड में मैंने इसके विशेषताओं के बारे में बताया कि संघवाद की जो विशेषता है, किस कारण से संघवाद अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने संघवाद के विशेषताओं के बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया है। अगला स्लाइड हमारा कहता है, ये भी हमारा संघवाद के विशेषताओं के अंतर्गत ही था। अगर हमने आपको बताया कि कौन कौन से देशों में हमारा संघवाद है, अमेरिका में है, कनाडा में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इन सभी देशों में चला है। अब हमने आपको इसके प्रकार के बारे में बताया है, और प्रकार में मैंने आपको 3-4 प्रकार आपको समझाया है जो आपको याद रखना है। जैसे दोहरी संघवाद है, इसके बाद हमारा है अब संघवाद का महत्व, कि क्या महत्व है इसका, क्यों जरूरी है संघवाद। तो हम इस पॉइंट को समझते हैं कि संघवाद का महत्व क्या है। अब हम संघवाद के महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि संघवाद का महत्व क्या है। तो देखिए, पहला तो महत्व है क्षेत्रीय विविधता का सम्मान। क्षेत्रीय विविधता आपको पता है कि हमारा देश जो है ना भारत, वो विविधताओं का ही देश है, और इसका सम्मान जो है, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान, वो संघवाद के महत्व में पहले पॉइंट पे आता है, जिसमें आपको पढ़ना है संघवाद क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करता है। संघवाद जो है वो क्षेत्र की विविधताओं का सम्मान करता है, सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करता है। सांस्कृतिक विविधता का मतलब आपको पता है, हमारे भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान है। तो यही तो विविधता है, यही तो सब में डिफरेंसेज हैं, और इन सभी डिफरेंसेज को समेट के संघवाद चलता है।
विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धार्मिक समूहों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अपनी अपनी नीति बनाने की स्वायत्ता देता है। अभी मैंने आपको समझाया, अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति, बोलचाल, खान पान, पहनावा के लोग हैं और सभी को आजादी है कि वो अपने हिसाब से चल सके। उनकी जो इच्छा है वो पहने, उनकी जो इच्छा है वो खाएं, वो जहां रहना चाहते हैं वहां रहें, उनको जिन धर्म को फॉलो करना है उस धर्म को फॉलो करें। तो ये संघवाद के महत्व में सबसे पहले पॉइंट क्षेत्रीय विविधता का सम्मान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह भी दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। संघवाद सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, एक हाथ में पावर जाने से रोकता है और राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार देता है। जितने भी राज्य हैं उनको अपने जरूरत के हिसाब से उनको निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। जो राज्य की सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अपने अंदर होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए छूट है उसको, वो निर्णय ले सकता है और अपने हिसाब से अपने राज्य में होने वाली परेशानियों को, दिक्कतों को खत्म कर सकता है। इस बात का स्वायत्ता जो है वो संघवाद के महत्व में पॉइंट नंबर 2 में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है स्थानीय शासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास 12th 11th में भी आपने पढ़ा है स्थानीय शासन के बारे में। संघीय ढांचा स्थानीय शासन को मजबूत करता है। संघीय शासन जो है या संघीय ढांचा जो है वो क्या करता है, स्थानीय शासन को, लोकल जो शासन होता है उसको मजबूत करता है, जिससे राज्य और स्थानीय सरकारें अपनी नागरिकों की विशेष आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है। क्या होता है, एक राज्य जो होता है, एक प्रांत जो होता है वो कोई छोटा भूभाग नहीं होता, वो एक बड़ा भूभाग होता है। और अगर इस देश की बात कर ले तो वो तो विशाल भूभाग होता है। अब उस कोने कोने में किस व्यक्ति की जरूरत किस प्रकार की है ये पता करने में स्थानीय शासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा है अक्सर हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है, लेकिन मुखिया सरपंच का भी तो चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, जिला पार्षद का चुनाव होता है, पंच सरपंच का चुनाव होता है। तो ये लोग अपने एरिया से लोकल जरूरतों को सरकार तक पहुंचाते हैं, लिख के, ईमेल से, इंटरनेट से पता करवाया जाता है सरकार को कि भाई हमारे एरिया में सड़क नहीं है, सड़क बनवाना पड़ेगा, स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो रिटायर हो चुकी है। तो इन जरूरतों को सरकार कैसे पता करेगा? सरकार के पास कोई सैटेलाइट थोड़ी ना है तो वो घुमा दिया और उसको पता चल गया। तो ये लोकल नेटवर्क, सरकार का जो जाल है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक ये जानकारियां पुश करती है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर उस अथॉरिटी को ये जानकारी जाती है जो इन कामों को कर सकता है। अब मुख्यमंत्री थोड़ी ना जाएगा भाई तेरे स्कूल में टीचर नहीं है क्या, नहीं, कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर देख लेगा भाई स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर भेजो। हाँ, अगर कलेक्टर लापरवाही करता है, वो टीचर नहीं देता है, वो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता है, तो ऐसे में फिर जनता आगे की तरफ जानकारियां भेजेगी, फिर कलेक्टर साहब पर दिक्कत आ सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है। तो ये जो है स्थानीय शासन भी संघीय ढांचा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। हालांकि स्थानीय शासन ही खुद एक अपना एक अलग चैप्टर ही है। आगे आने वाले और आपके सेमेस्टर में आपको स्थानीय शासन को और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड में हमारा कहता है राज्यों को स्वायत्ता। राज्यों की स्वायत्ता कहने का मतलब है राज्यों को आजादी, पावर, उनको अधिकार दिया गया है। संघवाद राज्यों को उनके क्षेत्र में कानून बनाने और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये जो संघवाद है ये राज्यों को ये कहता है कि ये तो आपका राज्य है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री, तो आप अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से कानून बनाइए जो आपको जरूरत लगे कि इस कानून से अगर आपका राज्य सही तरीके से चल सकता है तो ये कानून बनाने की छूट है आपको, ठीक है, मिल गया। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य, ये प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है कार्यपालिका काम। दरोगा साहब क्या करेंगे, एसपी साहब क्या करेंगे, सिपाही साहब क्या काम करेंगे, इस काम का निर्धारण केंद्र नहीं करेगा, राज्य करेगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह नियम बनाया जाएगा कि उस क्षेत्र के प्रशासनिक कार्य किस प्रकार से चलाए जाएंगे। इसके अलावा इससे वो अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। मान लो अगर कोई दिक्कत हो गया हमारे राज्य में, अब हमारे राज्य में कोई लड़ाइयां चल रही है, कोई खून खराबा हो रहा है, हिंसक झड़प हो रहा है, तो हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, देखिए सर ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, आप हमको परमिशन दीजिए कि हम ये काम कर लेते। ऐसा तो नहीं होगा ना, तुरंत राज्य के पास अधिकार क्षेत्र में आता है, तुरंत पुलिस भेजो, डंडा दो, पेल पाल के उसको ठीक करो।
कोई दिस डैट नहीं चलेगा। तो ये जो अधिकार है ये राज्यों की स्वायत्ता के अंदर ही आता है कि उसको इस बात का अधिकार मिला है कि सारे प्रशासनिक कार्य, पुलिस वाले जितने भी कार्य हैं वो खुद करे। नियम कानून बनाना है तो बनाओ अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश के लिए कानून नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो झारखंड के लिए कानून नहीं बना सकते। नहीं, अगर पूरे देश के लिए कानून बनाया जाएगा तो वो केंद्र बनाएगा, और ये जितने भी राज्य सरकार है, प्रांतीय सरकार है, स्थानीय सरकार है, ये अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं, दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं बना सकते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संघवाद की चुनौतियां। अब इसमें चुनौतियां भी हैं, ये भी ध्यान से समझिए। संघवाद की चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आम खाए हैं, मीठा है, ठीक है, उसके गुठली के बारे में तो जान लीजिए, क्योंकि वो बेकार है तो इसका क्या मतलब है, उसके बारे में जानिएगा नहीं, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा आम का पेड़ उसी गुठली से पैदा होगा। तो चुनौतियां क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या है संघवाद की, उसको समझ लेते हैं। राज्य और केंद्र के बीच में संघर्ष अक्सर होता रहता है। केजरीवाल को देखिए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हमेशा झड़प मारते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ। अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पानी ले लिया, हवा बंद कर दिया, धुआं फैला दिया, प्रदूषण कर दिया, जेल में डाल दिया, क्या क्या दिन प्रतिदिन सुनने को मिलता है। संघवाद में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें आपस में झड़प खाती रहती है। लेकिन ये कब होता है आपको मैं बता देता हूं। ये तब होता है जब केंद्र की सरकार अलग हो और राज्य की सरकार अलग हो। अगर दोनों का सरकार अगर एक ही जैसा है, जैसे मैं अगर बता दूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, नो झंझट, जो कहेंगे इधर से मोदी साहब वही मध्य प्रदेश के मामा सुनेंगे, कोई लड़ाई नहीं है, वो मांगेंगे वो देगा, वो देगा वो मांगेंगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जब सरकारें अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट होते हैं, तब ये नोक झोंक चलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दिल्ली के केजरीवाल पूरा कैबिनेट ही जेल में डाल दिया इन्होंने। अब डाल दिया प्रॉपर, तो अब सुप्रीम कोर्ट वगैरह ही फैसला करेंगे, हम कौन होते हैं भाई फैसला करने वाले, वही देखेंगे, जांच वाच होगा, दोषी है तो भाई जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने गड़बड़ किया है, घोटाला किया है, बहुत सारा घोटाला सुनते हैं, शिक्षा में घोटाला कर दिया, शराब में घोटाला कर दिया, टैक्स वैक्स में घोटाला कर दिया, तो देखिए भाई नेता है तो नेता का काम क्या, घोटाला करना। जनता का सेवा तो बाद में, उसका कभी होगा ही नहीं, मेन काम क्या है, घोटाला करना। चाहे देखिए हम केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं, नेता कोई भी हो, प्रॉपर जो उनका काम है, जो वो डायरी में लिख के जाते हैं पहले कि हाँ भाई अब क्या करना है, तो घोटाला। पहले तो जो इन्वेस्ट किए हैं चुनाव में, इतना सारा दारू वारू बंटवाने में, इतना सारा वो पैसा वैसा खिला के जो वोट लिया, पहले इन्वेस्टमेंट निकालेंगे ना। ये 5 करोड़ रुपया खर्च किए थे सांसद जी, तो पहले 25 करोड़ रुपया निकालो, ताकि 2-3 साल का जो अगला टारगेट है वो पूरा हो, उसको पहले फिक्स करो। उसके बाद अपना पेट भरो, अपने भाइयों का पेट भरो, भांजा, अपनी वाइफ का, अपनी वाइफ के भाई का, फिर उसके बच्चे का, सबका पेट भर देना है। यही है राजनीति, ओरिजिनल राजनीति जो अभी चल रहा है यही है। हालांकि राजनीति का अर्थ तो कुछ और था, लेकिन वो इन नेताओं ने बदल के अब कुछ और बना दिया है। तो यहाँ पे जो संघर्ष है इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी राज्य और केंद्र के बीच सत्ता और साधनों का विभाजन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सरकार में अक्सर ये नोक-झोंक चलता रहता है। मैंने इतना सारा तो अभी आपको लॉन्ग लिफाफा समझा ही दिया है, जिससे शासन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये उस पर ब्लेम करेंगे, वो इन पे ब्लेम करेंगे, और ये ब्लेम में जनता बेवकूफ बनती रहती है। दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली सरकार कहती है हरियाणा ने नहीं दिया, हरियाणा ने कहा हमने दिया, दिल्ली वाले बांट नहीं रहे हैं, तो क्या मतलब जल घोटाला भी हो गया। लोग पानी के बिना त्राहिमाम कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। जो गरीब है उनके लिए तो उनका जीवन ऐसे ही बेकार है। जो बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनका भी पानी का टैंकर बड़े मुश्किल से आ रहा है। हालांकि आ जा रहा है, लेकिन जो गरीब है उनके लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विकास की असमानता। प्रॉपर विकास नहीं है। दिल्ली का विकास अलग है, मुंबई का विकास अलग है, बिहार का विकास है ही नहीं, झारखंड का विकास है ही नहीं। मतलब ये जो विकास है ना राज्यों का, असमान है, एक समान विकास नहीं हो रहा है। अगर एक समान विकास हो रहा होता तो क्या जरूरत थी कि बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलोर, केरल जाके काम करते। हमें क्या जरूरत थी कि हम दिल्ली आते।
अगर एक समान सब कुछ हो रहा होता, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां होती, हमारे यहाँ नौकरियां होती, हमारे यहाँ सब कुछ सही से चल रहा होता, करप्शन नहीं होता, घोटाले नहीं होते, लालू बाबा नहीं होते, नीतीश चाचा नहीं होते, तो ये दुर्दशा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो हम सरकारों के ऊपर उंगलीबाजी करते हैं या उनको कहते हैं दिस डैट फलाना ठिकाना, खा गया, लूट लिया, बर्बाद कर दिया, नहीं, सबसे बेवकूफ जनता है। जब आपको पता है कि लालू बाबा इतना खा ही रहे हैं, तो आप उनको 15 साल तक रखे कहा थे माथा पर बैठा के। जब आपको पता है नीतीश कुमार नौकरी नहीं ला रहे हैं, वो हमको परेशान कर रहे हैं, सही से नहीं चल रहा है, तो उनको इतना बार मुख्यमंत्री बनाने का क्या जरूरत था? अरे सरकार बनाना आपके हाथ में है ना। सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। और बार बार अगर आप वही गलती कर रहे हैं, तो जाइए हरियाणा, जाइए पंजाब, जाइए मुंबई, जाइए दिल्ली, जाइए तमिलनाडु, और अपना घर परिवार सब छोड़ के वहां पे जाके रेंट पे रहिए, कमाइए, पहले रेंट भरिए, फिर हींग से हल्दी तक खरीदिए। लोगों का घर भरते भरते नील बट्टा सन्नाटा आपके पास बचेगा, लेकिन आप उसमें खुश हैं, आप उसमें खुश हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ के लोगों में ये है कि हम अपने घर पे चलाना पसंद नहीं करेंगे, रिक्शा चलाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम दिल्ली में आकर रिक्शा चला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको मतलब अच्छा लग रहा है। अगर यही काम अगर हमें अपने घर पे करना पड़े, हमें अपने बिहार में करना पड़े, हमें शर्म आता है। अरे फलना चाचा क्या कहेंगे, फलना बाबा क्या कहेंगे। अरे ईमानदारी से काम करने में शर्म क्या है? हम किसी का लूट रहे हैं, किसी का बेईमानी कर रहे हैं, किसी से जबरदस्ती ले रहे हैं? नहीं ना, ईमानदारी, खून पसीने की कमाई में कभी शर्म आना ही नहीं चाहिए, चाहे वो काम कैसा भी हो। क्या कोई भी काम छोटा नहीं है। वो बढ़िया तो सिनेमा था शाहरुख खान का, अम्मी जान कहती है धंधा कोई भी गंदा नहीं होता, सही बात है। लेकिन हाँ, ये एक बात और, ये आप ये नहीं करिए खून खान कर दीजिए, किसी को मर्डर वर्डर कर दीजिए, बैंक लूटना शुरू कर दीजिए, ये सब तो गलत काम है। ये सब से परहेज रखिए। ईमानदारी से किया हुआ काम बढ़िया भी है और आपका बरकत भी होगा। 100 रुपए कमाइएगा, 300 जैसा सुखी हो जाइएगा। गलत काम कीजिएगा, 3000 कमाइएगा, 3 रुपया का उसमें सुख नहीं है आपका। तो इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो संघीय ढांचे में विभिन्न राज्यों के विकास की गति में अंतर हो सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकास है, कहीं हो ही नहीं रहा है, कहीं कम है, कहीं पे ज्यादा है। मुंबई में एकदम सब बढ़िया, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, तो वहां पे विकास होगा। बिहार में कौन है? कोई नहीं है। अरे अपना अपना घर छोड़ सब बाहर आ गया, तो वहां पे कोई नहीं है, तो विकास भी नहीं है, सड़कें नहीं है, लाइटें नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम लोग भागते हैं ट्रेन पकड़ के सीधा दिल्ली, मुंबई, पंजाब। यही हाल है। असमान विकास है। विकास दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। अब तो हालांकि योगी के आने के बाद भाई उत्तर प्रदेश में विकास है, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बिहार की स्थिति जैसे आज से 20 साल पहले थी वैसे ही 20 साल है, अभी भी है। अब मुझे कमेंट में ये आएगा कि आप बिहार गए कब है? अरे भाई अभी अभी आए हैं, 2-3 महीना पहले ही आए हैं। उत्तर प्रदेश से जैसे ही गोपालगंज से घुसे ना, तभी हमको लग गया कि हम अब बिहार में आ गए। हालांकि देखिए जन्म स्थान है हमारा, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन विकास नहीं है भाई। अब तो हम जहां जन्म लिए हैं वहां की मिट्टी तो हमारे लिए पवित्र है ही। हम तो चाहेंगे कि वो जो हमारा जन्मभूमि है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े, लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा? हम ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना हमारे पास भाई इतना पैसा है कि जाके इन्वेस्टमेंट कर दे। हाँ भाई 500 करोड़ का टेंडर पास करो, सड़क बनवाओ, 1000 करोड़। अरे करोड़ वोड़ तो देख रहा, मतलब सुनिए कि थोड़ा सा वो भौचाल आ जाता है कि कब देखेंगे नहीं देखेंगे, जिंदगी में देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे विकास की असमानता में, तो ये आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता मतलब देखिए, आर्थिक असमानता जायज भी है। जो जैसा मेहनत करेगा वो इतना पैसा कमाएगा भाई। हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम खान सर इतना पैसा कमा ले? भाई वो बंदा मेहनत किया है, बहुत लंबा समय दिया है। हमारे यहाँ यही एक दिक्कत है कि हम टारगेट ही इतना बड़ा कर लेते हैं ना कि हम अंबानी बनेंगे। ठीक है, बन, अच्छी बात है, तू अंबानी नहीं बन, तू रतन टाटा बन, लेकिन भाई रतन टाटा की तरह संघर्ष भी करना पड़ेगा ना। रतन टाटा एक ही बार सूत के उठे थे बिछौना पर से, रतन टाटा तो नहीं हो गए ना भाई। बड़ी लंबी कहानी है, अंबानी की लंबी कहानी है। संघर्ष नहीं किया अंबानी का भाई, देखो कहां चला गया, डाउन हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया ना। आज भाई के रहमो करम पे चल रहा है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। रातों रात कुछ नहीं होगा, हम दिन रात मेहनत करेंगे ना, तो शायद हम खान सर के टक्कर में जा सकते हैं। लेकिन हम बोल देंगे यार खान सर से टक्कर लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। खान सर ने 10 साल तपस्या किया है,
आप उस तपस्या को समझिए। हम अभी उठ के खान से का टक्कर नहीं ले सकते, हमें उनसे टक्कर लेने के लिए हमें उनसे ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा, उनसे बेहतर तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके। ऐसे नहीं कि रातों रात उठे और टक्कर, ऐसा टक्कर उक्कर नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आर्थिक असमानता के बारे में। तो हर एक आदमी के पास धन का ना समान बंटवारा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई पल्लेदार है, कोई बेरोजगार है, तो कैसे आर्थिक असमानता नहीं आएगा? आर्थिक असमानता आएगा। सामाजिक असमानता भी है, लोगों की इज्जत, कोई पैसे वाला है उसकी इज्जत समाज में ज्यादा है, कोई गरीब है उसकी इज्जत कम है, टीचर की इज्जत अलग है, इंजीनियर की इज्जत अलग है, डॉक्टर की इज्जत अलग है। सामाजिक असमानता है। सांस्कृतिक असमानता भी है, छुआछूत, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, बड़े लोग छोटे लोग, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण अलग, शूद्र अलग, क्षत्रिय अलग। तो ये सब जो है, ये सब विकास की असमानता के अंदर फैक्टर आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नीतियों में असंगति। नीतियों में, नियम कानून में असंगति। संघवाद के कारण विभिन्न राज्यों की नीतियों में असंगति हो सकती है। इससे देशव्यापी समस्याओं का समाधान कठिन हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था में विविधता। नीतियों की असंगति मतलब नियम कानून अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होना। इससे स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, शिक्षा के ऊपर दिक्कतें आ सकती है, कानून व्यवस्था में विविधता हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको पता है पूरे भारत देश के लिए एक प्रकार का कानून, हर राज्यों पे वही कानून संविधान के द्वारा। लेकिन आपको कश्मीर के बारे में याद होगा, जो अभी हालांकि सुधार में लाया गया है, लेकिन इतने दिन तक कानूनों में विविधता ही तो थी। अलग कानून, अलग कंट्रोल, अलग स्वायत्ता, भारत के सभी राज्य एक तरफ और मुखिया जी का राज एक तरफ। तो ये मुखिया जी का राज था ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्ती दोस्ती में इतनी स्वायत्ता दे दी, जिसका खामियाजा 75 सालों से भारत की जनता भोग रही है। ये आतंकवादी संगठन रास्ता दे दिया, ले भाई गेट खोल, घुस मार हमारे भारतीयों को। किसने किया? उन्हीं लोगों ने किया। देखिए अब वही बात है, ज्यादा आप बोलिएगा तो आप विवाद में आ जाइएगा, इसलिए इतने ही चीज बोलिए जिससे आप बचे रहिए और बच्चों को समझ नहीं दिया जाए। तो ये नीतियों में असंगति था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा जो कहता है वो भारत में संघवाद की बात करेंगे। अभी तक हमने संघवाद के बारे में पढ़ा, संघवाद कैसे होता है, कहां था, कैसे था, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किस तरह से काम करता है। लेकिन अब हम प्रॉपर आ चुके हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हम बात करेंगे भारत के अंदर संघवाद। ये जानना जरूरी है। हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमको तो सबसे पहले भारत के बारे में जानना चाहिए कि भारत में संघवाद क्या है। तो भारत में संघवाद एक जटिल और विविधतापूर्ण प्रणाली है। जटिल है, समस्याएं आती है, विविधतापूर्ण, क्योंकि आपको पता है भारत तो विविधताओं का ही देश है। अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भेष, भाषा, खान पान, ये सब अलग अलग है। अलग अलग राज्य में जाइए अलग अलग चीज मिलेगा। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति और जिम्मेदारियों का विभाजन करता है। संघवाद का मतलब ही तो यही होता है ना, विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो भारत के अंदर भी, क्योंकि भारत तो संघवाद को फॉलो करता है, तो भारत ने क्या किया है, अपने शक्तियों को और जिम्मेदारियों को विभाजित किया है, बांटा है केंद्र और राज्यों के बीच में। भारतीय संघवाद के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। अब भारत में जो संघवाद है, नियम है, जो भारत हमारा फॉलो करता है, उसके तत्व के बारे में जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 246 क्या है, जो संघवाद को हमारे भारत में लागू करवाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, याद रखिएगा 246 में केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन किया गया। मैंने शुरुआत से पढ़ाया ना, बांट दिया। केंद्र का काम अलग है, राज्य का काम अलग है। कौन करता है? संविधान करता है। लेकिन संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? वो अनुच्छेद है 246, जो भारत के अंदर संघवाद के अंदर जो काम है उस कामों को स्पष्ट रूप से बांटता है कि राज्य का काम ये है, केंद्र का काम ये है। विभाजन किया गया है, बांटा गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल है, याद रखिएगा 3 सूचियों को शामिल किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही समवर्ती सूची मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। लेकिन अब यहां पे 3 सूची आ गई, तो तीनों सूची को समझेंगे। केंद्रीय सूची का मतलब होता है जो काम सिर्फ केंद्र करेगा,
सिर्फ और सिर्फ वो काम केंद्र के अंदर है, वो काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही करेगा, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और राज्य सूची है जिसमें ये काम सिर्फ और सिर्फ राज्य करेगा, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, जिसमें शिक्षा है, नदी है, पढ़ाई है, ये सब जो है वो मिलजुल के ये दोनों काम कर सकते हैं। अब हम तीनों के बारे में बात करेंगे, आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, पॉइंट हमारा कहता है राज्यपाल और राष्ट्रपति। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये सब बातें हमने 12th में भी पढ़ा था। भारत में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है उसको बनाने वाला कार्य केंद्र सरकार के अधीन होता है। उसको नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार का ही काम आता है। और राष्ट्रपति संघीय ढांचे का सर्वोच्च पद है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो संघीय ढांचे का सबसे ऊपर का पद है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, और उसका भी निर्माण और नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वित्तीय संघवाद। अब ये क्या है? भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये एक प्रकार की कमेटी है जो यह निर्धारित करती है भारत में कि राज्य और केंद्र के बीच में वितरण किस प्रकार होगा, बंटवारा कैसे होगा। इसके अलावा इससे राज्यों को विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती है। आपने पता होगा, अब आपने अभी सुना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है पैसा, जिससे वो अपने राज्यों का विकास करते हैं। तो ये वित्तीय संघवाद है। नेक्स्ट है संघीय ढांचे की सुरक्षा। तो भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका होती है। अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का बदलाव करना है या नए कानून बनाने या किसी कानून को खत्म करना है, तो उसमें आपको राज्यों की भूमिका देखी जाती है, जो संघीय ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उसे यह देखना जरूरी है कि जो भारत में संघीय ढांचे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संघवाद एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रणाली है, जरूरी है। आपने अभी तक जितना भी संघवाद के बारे में पढ़ा है, तो इससे तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि संघवाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधता और स्वायत्तता का सम्मान करता है, देश में बंटने से, टूटने से बचाता है, विविधताओं में भी समावेशित है, और इसके अलावा राज्यों को स्वायत्तता भी प्रदान होता है और वो इनका सम्मान भी करते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में संघवाद की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, जितने राज्य में चले जाओ उतनी भाषाएं हैं, जितने क्षेत्र में चले जाओ उतने पहनावे हैं, जहां चले जाओ उनका अपना स्पेशल कुछ डिश है, खान पान है, जिसको वो फॉलो करते हैं। साउथ में चले जाओ, यहाँ की तरह भात दाल सब्जी नहीं मिलेगा, वहां पे सांभर, इडली, डोसा, मसाला डोसा, परोठा, कुरमा बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वहां रह चुका हूं तो मुझे पता है, मैं आज भी मिस करता हूं वहां के पराठा को नहीं, परोठा और कुरमा को। बहुत टेस्टी लगता था खाने में। और कुरमा के भी प्रकार हैं, फिश कुरमा, चिकन कुरमा, वेज कुरमा, दही कुरमा, अलग अलग कुरमा, जो कुरमा खाओ। अगर आपको वहां पे मिल्स भी दिया जाता था, अगर खाने में मिल्स अगर दिया गया, नहीं हमारे यहाँ तरह नहीं, वहां पे आपको प्रॉपर चावल, दाल और 2-3 टाइप के भुजिया, सब्जी बिना मसालों के, और इतने शानदार लगते हैं, पापड़, उसके ऊपर घी, थोड़ा सा सलाद, ऐसा कुछ एक पूरा थाली सजा के दिया जाता था। और जब मैं रहता था तो मुझे 45 रुपीज में वो थाली मिलता था और मैं खा के मस्त हो जाता था। हालांकि स्टूडेंट लाइफ था, 45 रुपीज भी होते नहीं थे, तो कभी कभी जाते थे। ऐसा नहीं है कि डेली वही मील्स खाने गए, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट था ना वो बहुत महंगा था। हालांकि जब यही एक चीज था जो उसके यहाँ सस्ता था, तो हम लोग खूब खाते थे। जब भी मौका मिलता था तो हफ्ते में एक बार तो पहुंच ही जाते थे 45 रुपए लेके कि भाई एक खिला दे, तो अच्छा लगता है। तो यही है विविधता, अलग अलग जगहों पे आपको विविधता मिलेगा। बिहार में चले जाओ, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। आप राजस्थान में चला जाओ तो वहां पे दाल बाटी बहुत फेमस है। ऐसे अलग अलग राज्यों का अपना आपको पता ही है। मुझे ज्यादा अब राज्यों का खान पान उतना नहीं पता है, क्योंकि मैं थोड़ा अपना अलग ही, मेरा अपना व्यवस्था खान पान का होता है, मैं वही खाता हूँ। तो अभी मैं बताया था, क्योंकि यह देश की अखंडता, विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है। कौन? संघवाद। याद रखिएगा, संघवाद बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के अंदर अखंडता को बचाए रखने के लिए। उसके विविधता को सम्मान करता है, राज्यों को स्वायत्तता देता है, शक्ति का बंटवारा करता है, बहुत सारी बातें हैं संघवाद में। हालांकि सेकेंड चैप्टर का ये पहला टॉपिक था जिसका वीडियो इतना लंबा हो गया, लगभग मैं समझता हूं कि ये 45 मिनट का वीडियो होगा। हालांकि
इसके और भी 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं पूरे पार्ट 2 में लेके आऊंगा। पार्ट 2 में मैं पूरे सेकेंड चैप्टर को लेके आऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैं अगर प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ये वीडियो कई सारे पार्ट में चले जाएंगे और फिर आपको एग्जाम के समय में काफी परेशानी हो सकती है। इससे बढ़िया है कि मैं एक एक पार्ट करके 8 पार्ट में पूरे बुक को ही समाप्त कर दूं। तो आज की जानकारी जो है वो पसंद आई होगी आपको, और जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।